स्टूडेंट, इस लेसन में हम स्पर्शरेखीय एवं अभिलंबिक वेग और त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्शरेखीय तथा अभिलंबिक वेग क्या होता है? पथ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में जो वेग होगा और त्वरण हुआ, वो अभिलंबिक जो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा वो स्पर्श रेखीय वेग होगा और स्पर्श रेखीय त्वरण होगा। और यदि अभिलंब की दिशा में, किसी बिंदु पर अभिलंब की दिशा में जो वेग और त्वरण है, वो त्वरण के जो वियोजित भाग होंगे, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब की दिशा में वेग और त्वरण के वियोजित भाग अभिलंबिक स्पर्श रेखीय वेग तथा अभिलंबिक वेग कहलाएंगे, और इसी प्रकार स्पर्श रेखीय और अभिलंबिक त्वरण कहलाएंगे। पहले हम पी बिंदु पर स्पर्श रेखीय वेग देखते हैं। जैसे कोई हमारा पथ ही है, पथ जैसे पी बिंदु है, पी पर से चल के बिंदु क्यू पर पहुंच गया। इस स्थिति में उसने जो स्पर्श रेखा की दिशा में दूरी तय की, हमने स्पर्श रेखा खींची है, तो स्पर्श रेखा की दिशा में दूरी की पी है। अब त्वरण क्या होता है? वेग क्या होता है आपका? दूरी विस्थापन बटे समय। तो हमने विस्थापन लिया पी एम बटे डेल्टा टी समय में। अब पी एम कैसे आएगी आपकी? पी एम, ये पी एम, तो अगर हम जी भाई इसको ले, हम कौन त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में हमें क्यू पी, पी क्यू हम लेंगे, कारण बन जाएगा, कारण बन जाएगा, और एम पर समकोण है। जीवा पी क्यू, जीवा पी क्यू जो है आपकी कॉस क्यू पी एम बनेगा। भाई ये पी एम जो है, इस कोण बनेगा क्यू पी एम, ये कोण बनेगा क्यू पी एम का कॉस लेंगे, तो पी क्यू का कॉस साइन, कॉस ये कोण हो जाएगा क्यू पी एम। तो इससे आपकी आ जाएगी क्या? पी एम। अब देखो, जीवा पी क्यू की जगह लिमिटिंग पोजीशन में, जबकि आप ये बहुत कम दूरी है, तब आपका ये चाप और जीवा दोनों लगभग बराबर होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? जीवा पी क्यू और हम जो चाप है उसका अनुपात लेंगे, जो कि है आपका एक मान हो जाएगा उसका। तो हम करेंगे क्या? जीवा पी क्यू उसके बटे में हम डेल्टा एस लिखेंगे, और डेल्टा एस के जो टी, डेल्टा टी है, उससे हम लगाएंगे डेल्टा एस के नीचे। हमने डेल्टा एस को ऊपर नीचे एक तरह से हर और अंश में गुणा कर लिया, और आपका कॉस क्यू पी जैसा वैसा रहेगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे, तो ये जीवा पी क्यू और डेल्टा एस ये तो हो जाएगा अनुपात एक के बराबर, क्योंकि दोनों लगभग बराबर होंगी लिमिटिंग पोजीशन में। कॉस क्यू पी एम का मान हो जाएगा जीरो, क्यू पी की तरफ आ रहा था, क्यू पी एम का मान हो जाएगा जीरो, तो कॉस जीरो का मान होगा एक, तो आपका रह जाएगा डेल्टा एस बटे डेल्टा टी की लिमिट। अब डेल्टा एस और डेल्टा टी की जो लिमिट होगी, वो होगी आपकी डी एस बटा डी टी। तो पी पर अभिलंबित, पी पर स्पर्श रेखीय वेग जो होगा आपका, वो होगा डी एस बटे डी टी, और पी पर अभिलंबिक वेग जो होगा वो होगा आपका लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अब अभिलंबिक वेग देखो, ये तो आपका आ गया स्पर्श रेखीय वेग डी एस बटे डी टी। अभिलंबिक वेग निकालेंगे तो आप क्या करोगे? अभिलंब की दिशा में कितना विस्थापन है, वो है आपका एम क्यू। तो आ जाएगा आपका एम क्यू बटा डेल्टा टी, और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, जीवा पी क्यू जो है आपकी, जीवा पी क्यू, ये जीवा पी क्यू, उसका क्यू एम क्या बनेगा? साइन बनेगा, साइन क्यू पी एम। पहले की तरह हम जीवा पी क्यू के बटे में डेल्टा एस रखेंगे, जो पी क्यू के चाप का जो हिस्सा है, डेल्टा एस माना है हमने से, और डेल्टा एस बटे डेल्टा टी साइन क्यू पी एम। अब जीवा पी क्यू और डेल्टा एस का अनुपात तो बन जाएगा एक, और डी एस बटे डी टी डॉट आपका साइन क्यू पी एम का मान बन जाएगा जीरो। अतः अभिलंबिक वेग जो है आपका क्या हो गया? जीरो हो गया। यानी अभिलंबिक वेग हमेशा जीरो होगा, यानी जितना भी वेग है वो किसकी दिशा में होता है? स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। अब स्पर्श रेखीय अभिलंबिक त्वरण, तो देखें पी बिंदु और क्यू बिंदु यहाँ, तो इस यहाँ पी पर जो वेग है स्पर्श रेखा की दिशा में भी होगा, और अभिलंबिक स्पर्श रेखा की दिशा में वेग क्या होगा? वी,
और अविलंब की दिशा में जो वेग है वो होगा 0, क्योंकि अविलंब दिशा में वेग 0 होता है। Q पर पहुंचने पर स्पर्श रेखा की दिशा में जो वेग है वो v प्लस डेल्टा v होगा, और अभिलंब वेग आपका 0 ही रहेगा। तो आप देखें P पर स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होगा। अंतराल डेल्टा टी में डेल्टा टी जो समय लिया हमने P पर स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में क्या है, वेग में परिवर्तन कितना हुआ है। तो अब देखो यहाँ कितना है भाई, इस कोण को हम लगभग ये डेल्टा साई मानते हैं। ये जो है जैसे पी क्यू जीवा लें, पी क्यू जीवा जो है, देखो ये साई और यहाँ साई प्लस डेल्टा साई, तो ये जो कोण होगा ना, ये यहाँ ये डेल्टा साई होगा। तो यहाँ डेल्टा साई कोण है, तो v प्लस डेल्टा v का हम घटक लेंगे इस v की दिशा में, v की दिशा में घटक लें। यहाँ यहाँ जो है इस ये स्पर्शिका की दिशा p पे जो स्पर्शिका उसकी दिशा में लें, तो घटक आएगा cos डेल्टा साई लग के, v प्लस डेल्टा v cos डेल्टा साई। और पहले वेग कितना था p पर, v। भाई देखो कण के q पर पहुंचने पर जो वेग है स्पर्श रेखा की दिशा में, वो तो है आपका v प्लस डेल्टा v cos डेल्टा साई, माइनस पहले था v बटे में डेल्टा t। अब cos डेल्टा साई का हम प्रसार करेंगे तो 1 माइनस डेल्टा साई का स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल, प्लस अन्य पद, आप चाहो तो अन्य पद लिखें, नहीं तो ही पद लिख लें। दो घात से अधिक घात की पदों को हम छोड़ दें, केवल हम एक को लेंगे यहाँ, तो वो आ जाएगा आपका v प्लस डेल्टा बी बटा डेल्टा यहाँ आएगा, और v प्लस डेल्टा बी एक का गुणा करेंगे और माइनस बी है तो b से b कट जाएगा, तो आपका आएगा डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडेंस टू 0, डेल्टा बी बटे डेल्टा टी बराबर डी बी बटे डी टी बन जाएगा। अब b का मान रखेंगे ds बटे डी टी, v का मान आप रखेंगे ds बटे डी टी, तो आपको बनेगा d बटे डी टी ds बटे डी टी, तो d2s dt2 ही बन जाएगा आपका। अब d2s dt2 वास्तव में जो है आपका dv बटे dt है, इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। आपका स्पर्श रेखा की दिशा में जो त्वरण है वो आपका ds बटे dt है, या d2s dt2 है, या dv बटे dt है। इसे हम एक तरीके से कर सकते हैं कि हम ds का ऊपर नीचे गुणा करें तो बनेगा dv बटे ds और ds बटे dt। तो ds बटे dt को हम v लिख सकते हैं, v dv ds आ जाएगा आपका। तो ये जो है आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा की दिशा में त्वरण हो गया। अब हम देखें P पर अभिलंबिक त्वरण क्या होगा। तो अंतराल डेल्टा T में P पर अभिलंब कितना, वेग में परिवर्तन, भाई वेग में परिवर्तन अभिलंब की दिशा में कितना हुआ है, बटे में समय, समय आपका डेल्टा T है। पहले जहां हमने cos की घटक लिया था, अब अभिलंब की दिशा में आपका आएगा साइन से, साइन डेल्टा साई, तो b प्लस डेल्टा b साइन डेल्टा साई, और पहले जो वेग है वो 0 माइनस कर दें उसे, बटे में डेल्टा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, v प्लस डेल्टा बी साइन डेल्टा साई बटे डेल्टा टी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, v प्लस डेल्टा बी साइन डेल्टा साई का हम प्रसार करें तो डेल्टा साई माइनस डेल्टा साई की घात क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल। लेकिन हम 3 घात को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नगण्य हो जाएगा, हम केवल डेल्टा साई को लेंगे। तो बराबर v, आपका यहाँ से देखो डेल्टा v और डेल्टा साई का जो गुणा आएगा उसे भी नहीं लेंगे हम, केवल इस वाले पद को लेंगे जब v का हम डेल्टा साई से गुणा करें, तो v डेल्टा साई बटे डेल्टा टी आ जाएगा आपका। लिमिट लेंगे तो v तो आपका, v में तो कोई परिवर्तन नहीं है तो v तो रहेगा बाहर, डेल्टा साई बटे डेल्टा टी, इस पर लिमिट लगे तो ये जहाँ डेल्टा वो टी बन जाएगा, तो डी साई बटे डी टी। अब डी साई बटे डी टी हम ऊपर नीचे पहले इसमें क्या है, जैसे हमने त्वरण बनाया था इससे ऊपर पहले, तो उसमें ऊपर नीचे हमने ds से गुणा किया था, ऐसे यहाँ कर लेते हैं, तो v डी साई बटे ds आ जाएगा, डॉट ds बटे dt आ जाएगा। तो ds बटे dt जो है वो आपका हो जाएगा v, v हो जाएगा, एक v आपका ये रहा और एक v ये बन जाएगा, तो v का स्क्वायर और बटे में, अब ये जो है ना डी साई बटे ds, तो वास्तव में हमारा ds बटे डी साई जो होता है वो रॉ होता है, तो नीचे रॉ बन जाएगा, तो v स्क्वायर बटे रॉ, ये हो जाएगा आपका अभिलंबिक त्वरण। अब कण का पथ यदि अगर वृत्तीय है, सर्कल में चलता है, तो उसमें सर्कल में क्या होता है, चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या इंटू कोण, एस बराबर 8 थीटा। अगर आप ds बटे डी थीटा करेंगे, भाई डी
एस बटे क्या होता है आपका रॉ, इसमें क्या होगा आपका रॉ होता है वृत्त में, त्रिज्या क्या होती है वृत्त की त्रिज्या भाई रॉ, रॉ जो वक्रता त्रिज्या वो क्या होती है त्रिज्या होती है वृत्त की, तो रॉ बराबर हो जाएगा आपका ए एस बराबर ए थीटा। स्पर्श रेखीय वेग क्या है आपका डी एस बटे डी टी, तो एस का अवकलन कर देगा तो क्या बनेगा ए अचर है ए डेल्टा थीटा डी थीटा बटे डी टी। अब डी थीटा बटे डी टी आपका अचर कोणीय वेग है, अचर कोणीय वेग क्या है ओमेगा, तो ए ओमेगा बन गया आपका अनु, और जो आपका क्या है अनुप्रस्थ वेग भी होगा, ये अनुप्रस्थ वेग होता है, ठीक है ना। यही अविलंबिक वेग जो है आपका वो जीरो है, अविलंबिक वेग जीरो है, और आपका अरीय वेग भी जीरो है, क्योंकि अरीय दिशा में वास्तव में मतलब त्रिज्या की दिशा में तो कण चल ही नहीं रहा है भाई, क्योंकि सर्कल में चल रहा है तो सब सारा जो है वेग किसकी दिशा में अनुप्रस्थ दिशा में, और मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में अविलंबिक वेग और अरीय वेग जीरो होती है। स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होगा आपका डी टू एस डी टी टू, तो ए इसमें देखो ए थीटा करेंगे दो बार अवकलन, तो डी थीटा बटे डी टी अगर अच्छा रहता है आपका ये स्पर्श रेखीय त्वरण हो जाएगा जीरो। अविलंबिक त्वरण वी स्क्वायर बटे रो, वी स्क्वायर का मान क्या है आपका इसका मतलब एस का अवकलन करते हैं डी एस बटे डी टी, तो ए डी थीटा बटे डी टी ए ओमेगा है, ए ओमेगा को स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बट्टा ए, एक से ए से कट जाएगा और ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा आपका इस अविलंबिक त्वरण। यदि किसी समतल वक्र में एक कण गतिमान कण के स्पर्श रेखीय में अविलंबिक त्वरण सदैव अचर रहती हूँ, क्वेश्चन है इन्हीं पर आधारित हमने चूंकि ये पढ़ लिया है कि डी एस बटे डी टी आपका स्पर्श रेखीय वेग है, अविलंबिक वेग जीरो होता है, डी टू एस डी टी टू आपका स्पर्श रेखीय त्वरण है, और वी स्क्वायर बटे रो आपका अविलंबिक त्वरण है। तो इन चार जानकारियों के बाद आपका अविलंबिक वेग तो हमेशा जीरो होगा। तीन सूत्र है आपके पास, उन तीनों सूत्रों के आधार पर हम कुछ सवाल करेंगे। तो पहला सवाल आपको ये, यदि किसी समतल वक्र में एक कण गतिमान है और उसके स्पर्श रेखीय अविलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं, दोनों ही त्वरण स्पर्श रेखीय और अविलंबिक त्वरण सदैव अचर रहते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि गति को दिशा द्वारा गति की दिशा में टी समय घुमा हुआ जो कोण है वो ये होगा, ठीक है ना। जो कोण है वो अगर घूमता है चाप पर चलते हुए घूमता है तो जो साई कोण है वो इतने कोण से घूम जाएगा, ए लॉग वन प्लस बी टी, मतलब ए लॉग कोष्टक में वन प्लस बी टी। अब दिया क्या आपका कि डी टू एस डी टी टू यानी स्पर्श रेखीय त्वरण और आपके अभिलंबिक त्वरण अचर हैं, तो ये हमने ए मान लिया स्पर्श रेखीय, और अभिलंबिक जो त्वरण है हमने वी मान लिया। अब फर्स्ट और सेकंड ये आए हैं आपके, ये हमें यहाँ समाकलन है अवकलन नहीं है, इसका फर्स्ट का हम ये देखो इसे हम कैसे लिख लेंगे, समाकलन कर देंगे इसका। तो समाकलन करें तो एक डी एस बटी डी टी रह जाएगा, समाकलन आपका आ जाएगा ए टी प्लस सी, ठीक है। एस डॉट जो है आपका आएगा ए टी प्लस सी, अवकलन कर लेते हैं, समाकलन करना है मतलब फर्स्ट का हम अवकलन सेकंड का नहीं कर रहे हैं, पहले हम फर्स्ट का कर रहे हैं, तो वो आपका आएगा ए टी प्लस सी। सेकंड से आपका क्या है वी स्क्वायर बटे रॉ है, तो वी स्क्वायर जो है ना आपको एस डॉट है या वेग है, तो एक वी स्क्वायर से एक वी को तुम रख लेते हैं एस डॉट, और दूसरे को रख लेते हैं डी एस बटे डी टी, और नीचे रॉ की जगह रख देते हैं डी एस बटे डी साई, डी एस कट जाएगा, और बराबर है आपका बी स्क्वायर बटे रॉ किसके बराबर है वी के बराबर है, डी से डी एस कट जाएगा तो एस डॉट डी साई डी टी बराबर वी आ जाएगा, ठीक है। एस डॉट का मान ए टी प्लस सी है, डी साई बटे डी टी बराबर वी, ए टी प्लस सी डी साई बटे डी टी बराबर वी, ए टी प्लस सी का हम भाग दे देंगे तो डी साई बराबर आ जाएगा आपका बी बटे ए टी प्लस सी डी टी, समाकलन करने पर साई बराबर आपका आएगा बी बटा ए लॉग ए टी प्लस सी प्लस लॉग डी। अब आपको अचर जो है डी उसका मान निकालना है, तो हम के लिए सवाल में दे रखा था कि टी बराबर जीरो है, तब सवाल में क्या दे रखा है आपका ये नहीं दे रखा हो तो अब भी आप क्या मानेंगे, आप टी से टी आपका जब शुरुआत में है तब आपका साइज जीरो है, साइज जीरो मान लेंगे। मैं मतलब हमने ऐसी जगह से लेते हैं यहाँ पर आपका जो स्पर्श रेखा है वो जीरो कोण पे आएगा, टी टी बराबर जीरो पर, तो आपका ये आ जाएगा टी बराबर जीरो रखते ही आपका ये आ जाएगा साई बराबर टी बराबर जीरो रखेंगे, यहाँ साई आपका जीरो है यहाँ जीरो रख देंगे, तो आपका क्या मान आ जाएगा
ये ये देखो log d बराबर है, इसको इधर लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस बी बटा ए log c, ये मान हम रखेंगे log d की जगह। तो माइनस बी मतलब फोर्थ समीकरण जो है ना ये यहाँ रख देंगे तो आपका आ जाएगा साई बराबर बी बटा ए log ए टी प्लस सी माइनस बी बटा ए log सी। तो देखो बी बटा ए कॉमन ले लेंगे और सी का यहाँ भाग लग जाएगा, तो ए टी प्लस सी के बटे में सी आ जाएगा, तो बी बटे ए log वन, सी से सी में आ गया तो एक बन जाएगा, प्लस ए बटा सी टी ये बन जाएगा। अब यदि किसी कण के वक्र में अचर चाल से चलता है और यदि एस बराबर जीरो साई बराबर जीरो, तो किसी कण किसी बिंदु पर उसका त्वरण जो है ना ये दे रखा है आपके लिए। एक तो अचर चाल से चलता है वक्र में, एस बराबर जीरो तो साई बराबर जीरो है, उसका त्वरण जो है एस वी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर सी बटे एस स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो सिद्ध हमें ये करना है कि वक्र केटेनरी है, तो वो अचर वेग है, तो डी एस बटे डी टी बराबर वी है, तो डी टू एस डी टी टू करें तो जीरो आ जाएगा। तो अब किसी कण पर त्वरण क्या होता है, दोनों त्वरणों के स्क्वायर करके उन्हें जोड़ देते हैं और इसका रूट ले लेते हैं, तो ये होगा आपका कुल त्वरण, जो मतलब परिणामी त्वरण है वो परिणामी त्वरण। तो ये आपका डी एस डी टू एस डी टी टू जीरो है, तो वी स्क्वायर बटे रो का स्क्वायर का रूट लेंगे तो वी स्क्वायर बटे रो आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार जो आपको त्वरण दे रखा है वी वी स्क्वायर बटे वी स्क्वायर सी बटे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बटे रो बराबर वी स्क्वायर सी बटे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दिस सिंपलाइज क्या होगा, वी स्क्वायर कट जाएगा, एक बटा रो बराबर सी बटे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब रो क्या होता है, डीएस बटे डी साई, तो डी साई आपको ऊपर आ जाएगा, डीएस नीचे आ जाएगा। चर पृथक्करण के अंदर डीएस को राइट साइड में ले जाएंगे, डी साई बराबर आपका आएगा सी बटे एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डीएस। समाकलन कर देंगे तो सही बराबर आएगा, ये बन जाएगा आपका, देखो टेन इनवर्स एस बटा सी, भाई फॉर्मूला है तो एक बटे सी बनता है, लेकिन ऊपर सी तो सी कट जाएगा, तो टेन इनवर्स एस बटा सी प्लस ए। साई बराबर एस बराबर जीरो है, तो हम रख देंगे साई जब जीरो, जब एस बराबर जीरो तो साई की जगह जीरो रखेंगे और एस की जीरो रखेंगे, तो आपको ए का मान आएगा जीरो। ए का मान जीरो रखेंगे तो साई बनेगा आपका टेन इनवर्स एस बटा सी, और एस बराबर आएगा आपका सी टेन साई, जो किसका समीकरण है, आपका किसका समीकरण है, कैटेनरी का। तो इस तरह से हम कर सकते हैं आपके स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक वेग और त्वरण के क्वेश्चंस को।